दोस्तों आज का टॉपिक है एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब, जो कि एक ब्रिलियंट लीडर रह चुके हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो बातें स्टीव जॉब ने अपने जीवन के 50 सालों में सीखी हो वो सिर्फ आप कुछ ही मिनट में सीख जाएं? इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। स्टीव जॉब ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी और उसमें उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़ी लर्निंग को केवल 20 मिनट में बताया था, 3 कहानियों के माध्यम से। और संदीप सर ने भी इस स्पीच को हाई रिकमेंड किया है, जैसा आप देख सकते हैं। स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। तो आज शब्द सब स्टीव जॉब्स के हैं। मैं आप सभी को हिंदी में उनकी स्टोरी को बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगी, ताकि कोई भी ऐसा ना हो जो विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच को सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना सुन पाए। क्योंकि यह स्पीच स्टीव जॉब ने इंग्लिश में दिए थे। तो आइए बिना किसी देरी के हम इस स्पीच की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में आज आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने नजदीक तक पहुंचा हूं। आज मैं आप सभी को अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, बस 3 कहानियां। मेरी पहली कहानी है डॉस्ट कनेक्ट करने के विषय में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं उसके 18 महीने बाद तक वहां किसी तरह आता जाता रहता। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि फिर मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? इसकी शुरुआत मेरे जन्म देने वाली माता से होता है। मुझे जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वह चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, लेकिन इसी के साथ वे यह भी चाहती थी कि जो कोई मुझे गोद ले वह कॉलेज ग्रेजुएट जरूर रहे। और इस प्रकार से पहले सब कुछ सेट था। मैं एक वकील व उनकी पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किए जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, लास्ट मिनट पर उन्होंने अचानक अपना मन बदल लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें एक लड़की चाहिए। और इसलिए आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया गया, जो कि वेटिंग लिस्ट में थे, और उन्हें कॉल करके बताया गया कि मेरे पास में एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो एक कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, और इसलिए उन्होंने अंतिम एडॉप्ट पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे, और इस वजह से उनकी बात मान ली गई। फिर मुझे अडॉप्ट कर लिया गया और कुछ इस तरह मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। और 17 वर्ष के बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड ही एक महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग माता पिता की सारी पूंजी पढ़ाई में खर्च होने लगी और 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई भी महत्व दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। कोई आइडिया नहीं था कि किस तरीके से एक कॉलेज मेरी मदद करेगा अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए। और यहाँ पर मैं अपने माता पिता की जीवन भर की पूंजी पढ़ाई में खर्च करते जा रहा हूँ, और इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया और यही सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। उस समय मुझे यही चीज बहुत ही डरावनी लगी, लेकिन बीते समय को आज मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है यह मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वह कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ दिया, मैंने उन क्लास को करना छोड़ दिया था
जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था और मैं केवल उन्हीं क्लासेस को करता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। और यह सब कुछ करना इतना आसान नहीं था क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए दोस्तों के कमरे में मैं जमीन पर सोता था। मैं कॉक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि हफ्ते में कम से कम एक बार मैं पेट भरकर खाना खा सकूं, और यह मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों कॉलेज छोड़ने का मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहां कॉलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कॉलीग्राफी किया जाता था। और क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कॉलीग्राफी का क्लासेस करूंगा और इसे अच्छी तरह से सीखूंगा। तो मैंने शरीफ और सेंस शरीफ टाइप पेशिश के बारे में भी सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेसबेरी करना सीखा, और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है यह भी मैंने सीखा। यह सब कुछ बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, इतना आर्टिस्ट था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था, और यह सभी मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय मेरा ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि मैं इस चीजों को प्रयोग कभी अपने जीवन में करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैं इसे मैक में डिजाइन कर दिया और यह बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कॉलीग्राफी में ही प्रवेश नहीं लिया होता, तो मैक में कभी मल्टीप्लाई टाइप फेसेंस या प्रोफेशनली स्पेस फॉन्ट्स नहीं होते, और क्योंकि विंडो ने मैक की कॉपी की है, तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब कुछ नहीं होता। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में देखकर इन दोस्त को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन जब 10 साल बाद मैं बीते हुए समय में देखता हूँ तो मुझे सब कुछ क्लियर नजर आता है। आप केवल पीछे देखकर ही दोस्त कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि जो कुछ हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी पे तो विश्वास करना ही होगा, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर, या फिर अपने कर्मों पर। किसी न किसी चीज पर विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर दोस्त कनेक्ट होंगे, ये आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा। और उस समय भी जब आप बिल्कुल अनजान रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि जो कुछ हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह आगे चलकर आप किसी न किसी काम जरूर आएगा। आप पूरे विश्वास के साथ करते जाइए। मेरी दूसरी कहानी है लव और लॉस के बारे में। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली था कि जिससे मैं प्यार करता था वह मुझे जल्दी ही मिल गई। ओज और मैंने अपने पिता के गैरेज से शुरुआत की थी जब मैं 20 साल का था, और हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने एक ही साल पहले ही मैकिंटोश रिलीज किया और मैं 30 साल का हो गया था और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अपनी ही बनाई हुई कंपनी से मुझे कैसे निकाल दिया गया। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी, मैंने एक बुद्धिमान आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगा
और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया और इस तरीके से 30 वर्ष की आयु में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी लाइफ का फोकस था वह अब खत्म हो चुका है और यह पूरी तरह से मुझे बर्बाद करने वाला था और कुछ महीनों तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। फिर मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूं मैं अभी भी उसके लिए बेस्ट हूं। एप्पल में जो कुछ हुआ भी उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी भी कमी नहीं आई। मुझे उन्होंने अस्वीकार कर लिया, लेकिन फिर मैं अपने काम से प्यार करता हूं और इसलिए मैंने फिर एक बार शुरुआत करने की सोची। मैं उस वक्त यह नहीं देख पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ और हो ही नहीं सकता था। इसके बाद मैंने नेस्ट नाम की एक कंपनी शुरू की। इसके बाद पिक्सल शुरू की। पिक्सल ने टॉय स्टोरी नाम की पहली एनिमेटेड फिल्म बनाई। बाद में एप्पल ने नेस्ट को खरीद लिया और मैं वापस एप्पल में पहुंच गया। हमने मिलकर नई टेक्नोलॉजी पर काम किया। अब मुझे लगता है कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो शायद ये सब नहीं कर पाती। अब मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक क्यूट्स पढ़ा था। यदि आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे आपके जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे और इससे कि मेरे दिमाग पर एक बहुत ही बड़ी छाप छोड़ दी। और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल करता हूँ कि अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वे करता जो मैं करने वाला हूँ। और अगर इसका आंसर ना होता तो मैं समझ जाता कि कुछ न कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी भी चीज के डर के दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। डॉक्टर ने कहा कि मैं 3 से 6 महीने ही जिंदा रह पाऊंगा। मैंने अपना इलाज कराया, मेरी सर्जरी हुई और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत करीब से मौत को देखा है। यह सच है कि कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई यह भी है कि हर किसी को एक न एक दिन मरना तो जरूरी है। यहाँ तक कि वे लोग जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वे भी वहां जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मृत्यु ही वह स्थान है जहां पर हम सभी लोग जाते हैं। अब तक कोई भी ऐसा नहीं बचा है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार है वह है मृत्यु। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त करने का रास्ता खोलती है और इस समय पर आप सभी लोग नए हैं और कुछ ही दिनों में आप सभी लोग पुराने हो जाएंगे। इतना ज्यादा बोलने के लिए आप सभी से माफी चाहता हूं, लेकिन यही सत्य है। आपका समय बिल्कुल सीमित है, इसलिए आप इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। आप अपने जीवन में दूसरों के हिसाब से मत चलिए, औरों के विचार से अपने अंदर की आवाज को मत दबाइए और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने दिल की सुनिए और सहज बुद्धि सुनने का साहस रखिए। धन्यवाद।